तो यहाँ हम आ गए फिर आपके पास। हेलो एंड वेलकम। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना नया पाठ। इसमें अपनी स्पर्श पुस्तिका का नया पाठ हमारा क्या है? तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। तीसरी कसम बहुत ही फेमस फिल्म है, तो वो कैसे बनी, किस तरीके से इसका पटकथा लिखी गई, सब कुछ हुआ, ये हम आपको बताएंगे। तीसरी कसम जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई। इसका एक्चुअल नाम है मारे गए गुलफाम। ठीक है, तो उसी पर जो है ये पूरी हमारी पिक्चर बनी तीसरी कसम। अब तीसरी कसम बनने के पीछे कहानी क्या है, वो इतनी क्यों ऐसे बनाई गई, इसमें क्या, राज कपूर जी और रहबैदा रहमान जी थे। काफ़ी फेमस फिल्म है, आप चाहें तो इसको आज भी देख सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा देखने में। तो इस कहानी को किस तरीके से फिल्माया गया, इसको पहले फिल्माने से पहले की क्या कहानी रही, फिल्माने के दौरान क्या रही, ये सारी चीज़ें हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो शिल्पकार कौन है हमारे? शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी ने इसको इंसिस्ट किया बनाने के लिए, बनाया इसको राज कपूर जी ने, खुद उनके द्वारा अभिनीत थी। तो किस तरीके से यह सारी चीजें चली, अब हम इस पाठ में पढ़ना आपको शुरू कराते हैं। सबसे पहले इस पाठ के लेखक गीतकार शैलेंद्र है और उनके द्वारा निर्मित पहली और आखिरी फिल्म तीसरी कसम के बारे में बताया गया है। मतलब उन्होंने इसको निर्माता यानी डायरेक्ट किया, ये उनकी पहली और आखिरी फिल्म थी। शैलेंद्र जी गीतकार थे, तो उन्होंने ही इस पूरी पिक्चर को बनाना शुरू किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, बारे में बताया है कि कैसे ये बनी। जब राज कपूर जी की फिल्म संगम सफल रही तो उनसे उनमें गहन आत्मविश्वास बढ़ा। यानी कि राज कपूर की फिल्म उस समय बहुत, ये जो संगम है बहुत फेमस हुई, तो शैलेंद्र जी के मन में आया कि चलिए हम भी जो है पिक्चर करते हैं। बहुत ज़्यादा वो प्रभावित हुए, तो ये पिक्चर उन्होंने बनाने की सोची। उन्होंने एक साथ 4 फिल्में कर डाली। मतलब जब बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए तो बहुत एक साथ, क्योंकि शैलेंद्र तो गीतकार थे, तो उन्होंने उनके साथ 4, राज कपूर के साथ 4 फिल्में करी। संगम की, उसके बाद उन्होंने 4 फिल्में साइन करी। कौन सी? मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त, सत्यम शिवम सुंदरम सॉरी के निर्माण की घोषणा करती कि चलिए अब हम ये 4 फिल्में बनाएंगे। परंतु 1965 में उन्होंने जब मेरा नाम जोकर शुरू करी तो इसका निर्माण शुरू किया, तो इसका पहला भाग निर्माण में ही 6 साल लग गए। मतलब बहुत ज़्यादा लंबन ड्यूरेशन में, मतलब पहला भाग ही उसको कंप्लीट करने में 6 साल लगे। तो कुछ टेक्निकल इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स के कारण ही इतनी लंबी खिंचती चली गई। इन 6 वर्षों के बीच उनके द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हो गई। किसके द्वारा? राज कपूर के द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हो गई। सिर्फ एक फिल्म जो बन रही थी 6 साल में, उसके बीच में 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम फिल्म भी शामिल है। यानी कि जब वो मेरा नाम जोकर बन रही थी तो उसी समय शैलेंद्र जी द्वारा निर्मित फिल्म तीसरी कसम भी बननी शुरू हो गई। इस फिल्म में हिंदी साहित्य की अत्यंत मार्मिक कथाकृति को सेल्यूलाइट पर पूरी तरह सार्थकता से उतारा गया। सेल्यूलाइट मतलब कवि एक कविता लिखता है, तो उस कविता को जीवंत रूप में उतारना, जीवंत यानी उसको जीवित कर देना, अभिनीत करना मुश्किल होता है। तो ये एक कवि की कविता ही थी जिसको जीवित किया गया, यानी कि उसको फिल्माया गया। सेल्यूलाइट यानी कि बड़े पर्दे पर उसको फिल्माया गया, तो इसीलिए इसे कवि का सेल्यूलाइट बोला गया। यह फिल्म नहीं बल्कि सेल्यूलाइट पर लिखी कविता थी। यानी कि इसको लिखा, जैसे हम लोग स्क्रीन पे लिखते हैं ना, उस समय लिटरली इसे बड़े पर्दे पर लिखा गया था। लिखने का मतलब क्या? अभिनीत किया गया था इतने सुंदर तरीके से, जैसे कवि ने एक एक शब्द बड़े अच्छे सुंदरता के साथ में लिखा। इस फिल्म को राष्ट्रीय स्वर्ण पदक मिला। बांग्ला फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मतलब ये पिक्चर बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा अभिनय किया गया था राज कपूर और वहीदा रहमान द्वारा। मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई। इस फिल्म में शैलेंद्र ने अपनी संवेदनशीलता को अच्छी तरह से दिखाया। अब शैलेंद्र खुद एक गीतकार थे, ठीक है, और इन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु की कविता को जीवंत किया था।
तो जीवंत एक गीतकार ही कवि को अच्छे से समझ सकता है। तो उन्होंने जो उसको समझा और उसको इसमें उतारा बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में, ऐसा कि जैसे लगे कि वाकई हम कुछ जी रहे हैं। तो यानी उन्होंने अपनी पूरी भावनाएं इस पूरी फिल्म में निकाल के रखी। और राज कपूर का अभिनय भी उतना ही अच्छा था। राज कपूर जी ने भी उसे बहुत अच्छे से अभिनीत किया। इस फिल्म के लिए राज कपूर ने शैलेंद्र से केवल 1 रुपये लिया। क्या मतलब, शैलेंद्र जी निर्मित कर रहे थे, तो उन्होंने जब ये फिल्म पढ़ी, इसको समझा, तो राज कपूर जी ने इसको मना कर दिया, मैं सिर्फ आपसे 1 रुपये लूंगा इस पूरी फिल्म को करने के लिए। मतलब उन्होंने कोई भी पैसा नहीं लिया इसके लिए। राज कपूर ने यह फिल्म बनने से पहले शैलेंद्र को फिल्म की असफलताओं से भी आगाह किया था। राज कपूर ने जब ये फिल्म बन रही थी तो शैलेंद्र को बता दिया था कि ये कुछ लीक से हटके फिल्म है, हो सकता है ये असफल रहे, इतनी पब्लिसिटी नहीं पा सके चीज़ें, क्योंकि ये वाकई लीक से हटके थी। हम हमेशा एक कहानी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कविता थी, तो उस पर ये जब फिल्म बनी तो थोड़ा सा डाउट था कि शायद ये सफल नहीं हो, परंतु फिर भी शैलेंद्र ने यह फिल्म बनाई क्योंकि उनके लिए धन संपत्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और आत्मसंतुष्टि थी। कुछ चीजें होती ना अपनी खुशी के लिए करते, हम फायदे के लिए नहीं करते। तो शैलेंद्र जी ने भी ये खुशी के लिए किया था, फायदे के लिए नहीं। तो उन्होंने ये फिल्म जरूर बनाई। महान फिल्म होने पर भी तीसरी कसम को प्रदर्शित करने के लिए बहुत मुश्किल से वितरक मिले। जब फिल्म बनती है तो उसे आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स को देना पड़ता है पब्लिश करने के लिए कि आप इन थिएटर्स में चलाइए, तो उनको कोई चलाने को ही तैयार नहीं था कि हमको अगर हमने चलाया तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो वितरक ही उनको नहीं मिल रहे थे। बावजूद इसके कि फिल्म में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे सितारे थे, उस समय एकदम टॉप के सितारे थे राज कपूर और वहीदा रहमान, इतना होते हुए भी उन फिल्मों को वितरक नहीं मिल रहे थे कि कोई उसको प्रदर्शित कर सके। फिर शंकर जयकिशन का संगीत भी था, बहुत फेमस गीतकार रहे, उनका भी संगीत था, लेकिन तब भी उसको कोई नहीं ले रहा था। फिल्म के गाने पहले ही लोकप्रिय हो चुके थे, लेकिन फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था। एकदम फेमस गाने थे, उसके गाने आज भी आप सुनेंगे बहुत अच्छे आपको लगेंगे। तो उन इतने गाने होने के बावजूद भी उसको कोई खरीदने को तैयार नहीं था, क्योंकि फिल्म की संवेदना आसानी से समझ में आने वाली नहीं थी, कोई उसको समझ ही नहीं पा रहा था। इसलिए फिल्म का प्रचार भी कम हुआ, यानी उसको ज़्यादा पब्लिसिटी भी नहीं दी गई। ये कब आई और कब गई किसी को पता भी नहीं चला, कब वो हॉल्स में लगी कब उतर गई किसी ने इसको देखा तक नहीं। फिर शैलेंद्र 20 सालों से इंडस्ट्री में थे, उन्हें वहाँ के तौर तरीके भी मालूम थे, परंतु वे इनमें उलझ कर अपनी आत्मीयता नहीं खो सकते थे। मतलब हम कहते हैं ना, हम जो चीज़ें चल रही हैं हम उसमें उलझना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि किसी एक वक्त सिर्फ हम वो रहें जो हम हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हर समय लोगों को दिखाने और लाभ के लिए ही हमेशा काम करें। तो शैलेंद्र इतने सालों से इंडस्ट्री में थे, लेकिन तब भी वो क्या चाहते थे कि मैं ये फिल्म सिर्फ अपने लिए करूं। तो उन्होंने वो भी किया, उन्होंने किया उसको, और बहुत अच्छे से किया। श्री 420 के एक लोकप्रिय गीत दसों दिशाएं कहेंगी अपनी कहानियां। अब यहाँ पे प्रहलाद जी बोल रहे हैं, शैलेंद्र जी के बारे में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि एक फिल्म थी हमारी श्री 420, तो उसमें जो है गाना था दसों दिशाएं कहेंगी अपनी कहानी। तो इस गाने पर ऑब्जेक्शन उठाया था। क्यों उठाया था? पर संगीतकार जयकिशन ने अपनी आपत्ति करते हुए कहा कि दर्शक 4 दिशाएं तो समझ सकते हैं, 10 दिशाएं कहाँ होती हैं। तो शैलेंद्र जी को बोला था कि ये आप हटा दीजिए, क्योंकि वो एक गीतकार थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप इसको हटा दीजिए, इसको 10 दिशाओं की जगह 4 दिशाएं कर दीजिए। तो इस पर शैलेंद्र जी ने क्या कहा, जी ने बदलने से बिल्कुल भी इनकार कर दिया था। उनका मानना था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उन पर उथेलापन नहीं थोपना चाहिए। उथेलापन मतलब हम जरूरी नहीं कि जो चीज है हम उसी को माने, हम चाहें तो वक्त आने पर उनमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये परिवर्तन शैलेंद्र जी करते थे अपने गानों में। जो हम उनको अगर सुनेंगे तो आप उनके गानों में बहुत हद तक ये सारी चीज़ों को सुने। ज़रूरी नहीं परंपरावादी रहे कि जो चीज़ रही वही आप आगे तक सुनते चले जाएंगे, नहीं। उन्होंने बहुत सारे नएपन किए कि जैसा चलता आ रहा है वैसे ही आप थोपते रहिए, ऐसा नहीं था उनके गानों में।
शैलेंद्र ने झूठे अभिजात्य को भी नहीं अपनाया। झूठे अभिजात्य का मतलब जो परंपरा, मतलब जरूरी नहीं कि जैसी चीज है हम वैसे ही प्रस्तुत करें, उन्होंने उसमें तब्दीली की, अपनाया लेकिन उनमें बदलाव करके, ठीक है, झूठापन था उसमें। वे एक शांत नदी के प्रवाह और समुद्र की गहराई के व्यक्ति थे। मतलब एक नदी जब बहती है तो उसमें ऊपर की तरफ बहुत उथल पुथल होती है लेकिन अंदर बहुत शांति होती है। तो वो ऐसे व्यक्ति थे कि वो समाज की उथल पुथल तो देख रहे थे मगर अपने अंदर का शांत भाव उन्होंने बना कर रखा था। फिर तीसरी कसम फिल्म उन चुनिंदा फिल्मों में से है जिन्होंने साहित्य रचना में 100% न्याय किया है, यानी साहित्य रचा है। क्यों? क्योंकि वो वाकई में एक एकदम डिफरेंट पिक्चर है। अगर आपने उसको देखा तो एक कविता है, उसको समझने के लिए थोड़ा शांति चाहिए होती है कि हम उसको समझें। शैलेंद्र राजकुमार जैसे स्टार को हीरामन बना दिया। हीरामन उस कैरेक्टर का नाम है जो उसमें जो है राज कपूर जी ने प्ले किया था। हीरामन उस कैरेक्टर का नाम है। वाकई में राज कपूर को हीरामन, राज कपूर एक शोमैन, उसको एक छोटा सिंपल सा आदमी उस पिक्चर में वाकई लोग उन्हें उस नाम से जानने लगे थे। छीट की सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई ने वहीदा रहमान को प्रसिद्ध ऊंचाइयों में पहुंचा दिया। मतलब वो एक सिंपल साड़ी में लिपटी हुई लड़की ने वहीदा रहमान को पहचान दी। ये थी वो, उस कैरेक्टर का नाम था हीराबाई, ठीक है। फिर यह फिल्म वास्तविक दुनिया का पूरा स्पर्श करती है। मतलब हमें एक्चुअल लाइफ बताती है कि लाइफ क्या है, कैसी मुश्किलें आती हैं, किस तरीके से हमें उनको पार करना है, ये सारी चीजें आप उस फिल्म के अंदर देखेंगे। इस फिल्म में दुख का सहज चित्रण किया गया है, यानी दुख पूरी तरीके से निकल के बाहर आया है। मुकेश की आवाज में शैलेंद्र का गीत सजना बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई, अद्वितीय बन गया। ये गाना जो है बहुत फेमस हुआ। क्यों? क्योंकि चिट्ठिया मतलब सजना जो है वो बैरी हो गए, मतलब दूर चले गए हमसे रूठ गए हैं। चिट्ठी हो तो कोई भी पढ़ ले, भाग्य हमारा कोई नहीं पढ़ पाया, कोई पढ़ लेता तो शायद हमें बता देता। ये बहुत ही फेमस गाना रहा। अभिनय की दृष्टि से यह राज कपूर की जिंदगी का सबसे हसीन फिल्म थी। यानी अभिनय इसमें, जब हम एक्चुअल लाइफ जीते हैं, जो हम अभी तक जितनी फिल्में उन्होंने करी सब एक्ट कर रहे थे, लेकिन इस जिंदगी में उन्होंने जिस फिल्म में जो एक्ट किया वो वाकई वास्तविक जिंदगी थी और उस वास्तविक जिंदगी में उन्होंने बहुत इंजॉय करके किया। वे इस फिल्म में मासूमियत की चरमोत्कर्ष को छूते हैं, यानी इतने मासूम उन्होंने एक्ट किया उसको। तीसरी कसम में राज कपूर ने जो अभिनय किया है वो उन्होंने जागते रहो में भी नहीं किया। जागते रहो फिल्म में भी उन्होंने जितना अच्छा अभिनय नहीं किया जितना तीसरी कसम में किया। इस फिल्म में ऐसा लगता है मानो राज कपूर अभिनय नहीं कर रहे, वह हीरामन बन गए हैं। मतलब एक्चुअल वो हीरामन है, वहां पे वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल हीरामन है वो। राज कपूर ने अभिनय जीवन का वह मुकाम है कि जब वह एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे। तीसरी कसम पटकथा मूल कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने स्वयं लिखी थी। कहानी का हर अंश फिल्म में पूरी तरह से स्पष्ट किया गया। तो ये जो फिल्म जिस समय बन रही थी या रिलीज हुई, उस समय राज कपूर जी पूरी एशिया में शोमैन के रूप में उभरे थे। मतलब बहुत बड़े निर्माता और एक्टर थे। और ये जो कहानी हमने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई थी और जैसे ही वो लिखी थी वैसे ही प्रस्तुत की गई है इस पूरी फिल्म में। तो ये जो पार्ट है ये एक समीक्षा है एक फिल्म की, कि कैसे वो बनी, कैसे उसमें उसको बनने में प्रॉब्लम्स आई, जब वो बन गई तो बनने के बाद में उसको वितरक ना मिलना, परेशानी, उसको रिलीज होने में प्रॉब्लम, फिर रिलीज होने के बाद भी वो इतनी प्रसिद्धि नहीं पा पाई। लेकिन उसके बावजूद जब प्रसिद्धि नहीं पाई तो जितनों ने देखा वो उतने में ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई। उसके कैरेक्टर उसी के नाम से जाने लगे। तो यहाँ पर जो एक हमारे जो निर्माता थे यानी कि शैलेंद्र जी, उनकी फीलिंग्स थी इस पूरी पिक्चर के अंदर। आई होप आप लोगों ने भी इस पूरे सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा।
इसके प्रश्न उत्तर के लिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे, तो इंतजार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू, बाय बाय।